है जी आपका चैप्टर नंबर 52 हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपका पैरोइड एब्सेस। ये जो है ना आप जस्ट रीड कर लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, वरना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लुडविग एंजाइना की। लुडविग एंजाइना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो है वो यूक्यू है। लुडविग एंजाइना आपने इसको याद रखना है कि सबसे पहले हमने ये बात की थी सेकेंड ईयर में कि आपके जो है मैंडिबल के नीचे बहुत सारी चिन्ह है, यहाँ पे जो है इस तरह से होती है। यहाँ पे जो हमारा होती है सब मैंडिबुलर स्पेस होती है। सब मैंडिबुलर स्पेस किसके नीचे होती है? टंग के बिल्कुल नीचे होती है। और इसको हमने दो में डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था हमने? माइलोहायोइड मसल से, ठीक है। दो मसल से डिवाइड किया था और दो में डिवाइड होकर इसकी कौन स्पेस थी? एक तो ऊपर वाली स्पेस थी और एक नीचे थी, जो कि टंग के दोनों नीचे थी। अब जो इस मसल के ऊपर स्पेस थी, उसे हमने कहा था कि ये सब लिंगुअल स्पेस है और उससे नीचे वाला स्पेस कहा था सब मैक्सिलरी है। सो ये सब मैंडिबुलर दोनों को हम लेना सब मैंडिबुलर कहते हैं कंबाइन। सो मेन जो लुडविग एंजाइना वो इन्फेक्शन ही सब मैंडिबुलर स्पेस का, मतलब इन दोनों स्पेस का एट अ टाइम। कभी वो हो सकता है कि सब लिंगुअल और सब लिंगुअल के बाद वो सब मैक्सिलरी भी हो ही जाता है। तो हमारा क्या है कि अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि लुडविग एंजाइना से इन्फेक्शन ऑफ किसका स्पेस का, तो सब मैंडिबुलर स्पेस लिखना है। ये नहीं कि आप सब लिंगुअल लिख दें या सब मैक्सिलरी लिख दें, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद इटोलॉजी क्या है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इटोलॉजी क्या होती है इसकी? डेंटल इन्फेक्शन जो होती है 80% चांसेस होते हैं कि इससे होती है। आप डेंटल इन्फेक्शन किस तरह स्प्रेड करते हैं? आपको पता है कि हमारे जो दांत हैं बिल्कुल पीछे वाले, वो बिल्कुल हमारे स्पेस की जो है ना अंदर जो है ना उसकी रूट्स हैं वो अंदर गई होती है। लेकिन यहाँ बात याद रखनी है आपने, ये है एक अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट है? माइलोहायोइड मसल की। अब इस माइलोहायोइड मसल के ऊपर जो होगा वो सब लिंगुअल स्पेस है, नीचे जो है वो मैक्सिलरी स्पेस है, ठीक है। हम अब ये रूल आउट कर रहे हैं कि मेनली इन्फेक्शन किसका होगा अगर कौन सा दांत इन्वॉल्व हो जाए। अगर इसके अंदर जो टीथ होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्री मोलर्स, ठीक है। होते हैं प्री मोलर, होते हैं मोलर्स टीथ। अब जो आपके अंटीरियर वाले हैं इसके अंदर वो आपकी हैं प्री मोलर्स टीथ, ठीक है। ये हैं आपके प्री मोलर और पीछे वाले जो हैं वो कौन से हैं? वो हैं मोलर्स। ये मोलर्स और ये प्री मोलर्स हैं। सो अगर आपका प्री मोलर का इन्फेक्शन होता है या उसके रूट के थ्रू जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो वो जाएगा सब लिंगुअल स्पेस के अंदर जाएगा। जबकि जो इन्फेक्शन आपके मोलर टीथ को इफेक्ट करेगा वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे कौन सा होता है? सब मैक्सिलरी होता है। सो ये आपके दो जो हैं वो दिए में यहाँ पे देखें, यहाँ पर ऊपर सब लिंगुअल स्पेस है, नीचे जो है सब मैक्सिलरी स्पेस है। सो और ये माइलोहायोइड है। सो इससे अपने याद रखना। ये आपको एमसीक्यूज भी आते होते हैं कि कौन से जो है ना टीथ के अकॉर्डिंग जो है ना आपका इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब कोई अगर सब मैंडिबुलर का कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसके अलावा इंजरी हो जाए, म्यूकोजा की फ्रैक्चर हो जाए मैंडिबल, तो ये बाकी केसेस होते हैं कि मेनली जो है वो टीथ का मसला होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की। ये भी इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट है कि अल्फ़ा हेमोलिटस स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेफ हो गया, बाकी हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कम होते हैं, लेकिन जो आपका अल्फ़ा हेमोलिटस स्ट्रेप्टोकोकाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके सारे जो है ना यूक्यू पूछते होते हैं कि आपने नाम लिखने क्या क्या? स्ट्रेप्टोकोकाई कौन सा? अल्फ़ा हेमोलिटिक। स्टेफ हो गया, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, इक्रो होगा, सुडोमोनास हो गया, ये सारे इसके अंदर आपने लिखने हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? आप पेशेंट आपके पास आता है, वो कहते हैं कि मुझे जो है ना ओडेनोफेजिया, मतलब मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे बहुत शदीद पेन होती है। इसके अलावा मुँह उसका इतना अकड़ गया है कि उसको जो है ट्रिस्मस डेवलप कर गया, क्योंकि टेरोगोइड मसल इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, उसकी खिंचाव पैदा हो गया है। सो उसकी जैसे जो है वो ट्रिस्मस कुछ मुँह जो वो हिला नहीं पाता। अगर लोकलाइज इन्फेक्शन है सब लिंगुअल स्पेस के अंदर, तो हमें फ्लोर ऑफ माउथ से नजर आएगा कि वहाँ पे स्वेलिंग है और टंग भी जो है वो ऊपर की तरफ हुई होती है। अगर इन्फेक्शन नीचे की तरफ है, सब मेंटल है, स्पेस में है, सब मैंडिबुलर रीजन के अंदर है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग जो हमें बाहर से नज़र आती है, ठीक है। बाहर हमें जो वो है स्पेस, जो बाहर का एरिया है, ये चिन्ह है, यहाँ से नज़र आ रही होती है। सॉरी ये चिन्ह है, यहाँ से में जो है वो इन्फेक्शन अच्छी खासी इस तरह से हुई होती है। सो ऐसा लगता है जैसे बॉडी हार्ड फील हो जाता है और सेलुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा फ्रैंक एब्सेस हो सकता है। टंग जो होती है पुश होती है अपवर्ड की तरफ, अगर नीचे जो है वो एयरवे इन्वॉल्व और नीचे अगर इन्फेक्शन हो, सो इसकी जैसे जो है वो एयरवे भी हो सकती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर लेरेंजियल एडिमा हो जाए तो इसमें क्या होती है कि अच्छी खासी जो है ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। और ये आपका जो है ना एमसीक्यूज भी है कि इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन कौन सी ऐसी होती है जिसकी वजह से इसको बहुत जल्दी ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। सो लेरेंजियल एडिमा की जैसे कि हम लेरेंजियल एडिमा डेवलप ना करें, इसलिए हमें जल्दी जल्दी इसको ड्रेन कर लेना होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आपकी है कि आपने इसमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं इंसियन एंड ड्रेनेज की। अब अपने इसमें कैसे इंसियन देना है? अगर तो वो आपके सब लिंगुअल स्पेस के अंदर है तो अपने इंट्राओरल देना है। अगर एक्सटर्नल में है मतलब सब मैक्सिलरी स्पेस के अंदर तो अपने बाहर देना है। बाहर आपने कहाँ देना है? तो हमने इसके अंदर बाहर से इंसियन कैसे देना है? आपने इसमें इंसियन देना है ट्रांसफर्स तरीके से। सपोज करेंगे इस तरह जो है आपकी नीचे से हमने देख ली कि इस तरह से हमारी चिन्ह आ गई है। हमने इंसियन देना है वन मैंडिबल से लेकर दूसरी मैंडिबल तक, ठीक है। बिल्कुल ट्रांसफर्स इंसियन देंगे और उसको ओपन करके खोल के तो हम उसको जो है वो ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रेकियोस्टमी भी कर सकते हैं। अगर हमें पता लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कुछ है, प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसके अंदर जो है वो ट्रेकियोस्टमी भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं? सो ये वही कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें एब्सेस बन सकता है, पैराफेरेंजियल, रेट्रोफेरेंजियल हो गया। एयर
एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, क्यों? क्योंकि लेरेंजियल एडिमा होने की वजह से सेप्टिसीमिया और एस्पिरेशन नमूने वगैरह इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो ये आपने इसके अंदर कर लिया है। ये आपका इंपॉर्टेंट था, आपका यूक्यू इसमें आता होता है, यूक्यू मैं करवा दूँगी, लेकिन आप सुन लें कि इसमें किस तरह यूक्यू आता है कि पेशेंट आता है, कोई मतलब यंग बॉय ही होगा, अगर पेशेंट आता है तो फीवर के साथ, इसके अलावा स्वेलिंग होगी सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन के अंदर, स्किन टेंडर होगी, और इसके बाद वो बताएंगे कि उसकी मोलर या प्री मोलर जो भी टीथ है उसमें जो केरियस है या वो निकला हुआ है कुछ भी वो बता देंगे। तो हम जो है इसके अंदर फटाफट से जो है डायग्नोस कर लेंगे। आगे आपका बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आना ही आना होता है इसमें से। सो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी कहते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसको हम डायग्नोस करेंगे। बड़ी इजीली डायग्नोस हो जाता है। और बच्चे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस को, टॉन्सिलाइटिस को और लुडविग एंजाइना हो गया, इन सब को इतना मिक्स कर रहे होते हैं कि मतलब उनसे डायग्नोस नहीं हो रहा होता। सो मैं आपको बड़ी आराम से आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट बताऊंगी और आप जो है इससे डायग्नोस कर लेंगे। अब ये है कि इसमें होता क्या है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में। पेरिटॉन्सिलर का मतलब ये है टॉन्सिल्स जो थे हमारे, ये हमारे सपोज करेंगे ये माउथ है, ठीक है, माउथ के अंदर ये टॉन्सिल्स थे, ये टॉन्सिल्स थे, ये टॉन्सिल्स थे। इसके लेटरल साइड पे हमने कहा था कि इसका बेड होता है, बेड में लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, ठीक है। उस स्पेस के अंदर अगर जो है ना एब्सेस बन जाए, ठीक है, उसमें हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्विंसी कहते हैं। अब ये कब होती है? जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो तो उसके बाद जो है वहाँ पे डेवलप कर सकता है। अब इसमें कल्चर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस, स्टेफ ऑरियस, ठीक है, ये जो है इसके अंदर करवाते होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है इसको। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अब क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि जनरली जो पेशेंट होता है वो सेप्टिसीमिक होता है, इसलिए उसे एक्यूट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि फीवर भी होता है, बाकी जो ना मिलेस बॉडी मतलब पूरी बॉडी की हालत बुरी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है। लोकल की हम बात करते हैं, लोकल में क्या होगा? सीवियर पेन होगा गले के अंदर, लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो पेन होती है वो यूनिलैटरल होती है। मतलब ये उसका जो मुँह है, सपोज करें ये उसका मुँह है और इसकी नोज़ है, ठीक है, उसको एक साइड पेन होगी, जबकि हमने जब की थी लुडविग एंजाइना उसमें नीचे की तरफ पेन थी, ठीक है। उसने कहा था मुझे फ्लोर साइड पे जो ना वो स्वेलिंग है, पेन है। यहाँ पे उसको अंदर की तरफ होगी, लेकिन बाहर तक पेन निकलेगी तो ए वन साइड पेन होगी, यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा ओडेनोफेजिया होगा। ओडेनोफेजिया में ये है कि वो कुछ भी नहीं खा सकता, इतना ज़्यादा ओडेनोफेजिया होगा कि उसका जो सलेवा है वो भी बाहर निकल रहा होगा, वो भी उसको अंदर की तरफ नहीं डाल सकता, इतना ज़्यादा शदीद पेन होता है इस पेशेंट को। और यही आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है कि पेशेंट, एक बच्चा आता है टॉक्सिक लुकीक है और उसका जो सलेवा वो डिबलिंग हो रहा है। एक तो सलेवा डिबलिंग होता है आपके 7th कैरिनल पास अगर होती है तो उसमें क्या होता है कि जो माउथ है वो क्लोज नहीं हो पाता इसी तरह से, तो वहाँ से जो है उसकी वो डिबलिंग होती है। लेकिन दूसरी जो डिबलिंग होती है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है। और एक और भी है, वो आगे आएगा, मैं वो बताऊँगी आपको। इसके अलावा है आपका कि मफल्ड स्पीच हो सकती है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इप्सिलेटरल ईयर एक हो सकता है, इसको रेफर्ड पेन जाता है 9th कैरिनल नर्व से। इसके अलावा ट्रिस्मस डेवलप करता है टेरिगोइड मसल्स की वजह से, तो ये भी होती है। लेकिन मेन जो फीचर है वो ये पेन है, यूनिलेटरल होता है, ये आपकी जो है ना बात कहते हैं, बाकी कान में दर्द वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में क्या मिला? हमें मिला कि टॉन्सिल्स, पिलर्स और पेरेट जो है इन्वॉल्व साइड पे वो कंजस्टेड है और स्वेलन है, ठीक है। लेकिन टॉन्सिल्स इसके अंदर इनलार्ज नहीं होते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ डिफरेंशिएट करती है इसको, टॉन्सिल्स से डिफरेंशिएट करती है। इसके अलावा एक और आगे आएगा, उसके अंदर से भी डिफरेंशिएट करती है कि इसके अंदर टॉन्सिल्स वो बाहर नहीं निकले होते बल्कि अंदर धंसे होते हैं। क्यों अंदर धंसे होते हैं? क्योंकि इसमें एडिमेटस पिलर्स होते हैं, जो ये एंटीरियर पिलर होता है, फिर पोस्टीरियर पिलर होता है, फिर जो है ना बीच में हमारा ग्लैंड होता है। तो ये इतने इनलार्ज हो जाती हैं कि हमें जो है टॉन्सिल्स नज़र ही नहीं आता, वो बिल्कुल बेरिड होते हैं इनसाइड की तरफ। सो उसके बाद एक तो फीचर हमारा ये हो गया कि हमें टॉन्सिल्स नज़र नहीं आएंगे, टॉन्सिलाइटिस डिफरेंशिएट कर लिया हमें। सेकंड हमने कह दिया यूवल्ला जो है ना वो स्वेलन होती है, एडिमेटस होती है पुश टू द अपोजिट साइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि इसके अंदर यूवल्ला जो होती है वो अपोजिट साइड जो है वो पुश हुई होती है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ इसको जो है वो स्वेलिंग है और यूवल्ला है वो इस तरफ जो है ना वो गई हुई है। सो यूवल्ला जो है वो ऊपर साइड पुश होती है। इसके अलावा म्यूकोपस जो है ना इसके अंदर होती है, हमें नज़र आ जाती है। इसके बाद सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी जो है ना वो हमें मिलेगी। जूलियो डायग्नोस्टिक लिम्फ नोड्स, मतलब ये होता है अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो मे भी कैंसर है, मतलब मेनली ये होता है। लेकिन ये बहुत सवेयर किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए इनमें जो लिम्फ नोड्स इलाज कर जाते हैं। इसके अलावा टोटोकॉल से आता है कि उसको जो गर्दन है बिल्कुल अकड़ जाती है, टिल्ट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, लेकिन हम पहले ये नहीं करवाते होते। हम है ना बड़ी जो है ना सबसे पहले क्या करवाते होते हैं कि हमने करवाना होता है कि हम क्लिनिकल फीचर देखते होते हैं और उसको एग्जामिन करते होते हैं। क्लिनिकल फीचर की बेस पे हम उसे डायग्नोस कर लेते होते हैं मेनली ना, लेकिन ना फिर हम सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं अगर लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं इसलिए। इसके अलावा हम एस्पिरेशन करवा के तो उसको भी मटीरियल कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं कि हमने कौन सा बैक्टीरिया जो है हमने यूज़ करना है। ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, आपने इसको एज सच याद रखनी है। इसके अंदर हॉस्पिटल्स करेंगे, इंटरवेंस फ्लूइड्स देंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे, लार्ज डोज देंगे, इसके लार्ज IV डोसेस देंगे और इसके अलावा जो है एनालिसिस देंगे इसके अंदर। और इसके अलावा ऑयल हाइजीन का हम मेंटेन रखेंगे
अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ये लिख दिया और ये नहीं लिखा तो गए आपने मेंशन करना ही करना है कि आपने इंसियन देना है और ड्रेनेज देनी है एब्सिस की। अब हमने कहाँ करना है, जहाँ पे मैक्सिमम बल्ज है, कोई भी चीज़ अगर बल्ज पर कोई पस फॉर्मेशन जो हो गई है, एब्सिस बन गया, तो सबसे जहाँ बल्ज ज़्यादा होती है हमने वहीं पर जो है इंसियन लगा के ताकि हम ड्रेन कर लें। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि लेटरल टू द पॉइंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिलर विद द लाइन ड्रॉन थ्रू द बेस ऑफ यूवला। अब ये क्या चीज़ है, अब ये है आपकी बेस यूवला, ठीक है, बेस यूवला से अपने एक लाइन ड्रॉ की, और सेकंड जो है आपने ये आपको जो है टॉन्सिल इलाज किया, यहाँ से अपने एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन ड्रॉ करने के बिल्कुल उन्होंने कहा लेटरल साइड पे, इस साइड पे हमने जो है वो इंसियन देना होता है, लेटरल साइड पे अपने इंसियन देना होता है। और हम नोट कर रहे हैं कि जो आपकी यूवला है वो पुश टू हुई है किस तरफ, लेफ़्ट साइड पे, मतलब हमारी अपोजिट साइड पे पुश की हुई है। सो हमने जो है ये इंसियन देख के हम इसको ड्रेन कर लिया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी, ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है कि आपने 4 से 6 हफ्ते बाद जो है टॉन्सिल्स को रिमूव कर देना है, क्योंकि ये बार बार हो सकता है और बड़ा ख़तरनाक होता है। सो हमने 4 से 6 हफ्ते बाद इसको जो है कुंसी को ट्रीट करना है कि टॉन्सिलेक्टमी कर, क्योंकि हमने एब्सिस रिमूव करना है। उसके बाद जब सब साइड हो जाएगा बैक्टीरिया तब हमने इसका ऑपरेट करना है। इसके अलावा हम हॉट टॉन्सिलेक्टमी भी कर सकते हैं इसके अंदर। आगे जी दिया हुआ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसकी वो इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले हमने बात कर ली पैराफ्रिंजियल एब्सिस हो सकता है, ठीक है, ओडिमा ऑफ लेरेंस हो सकता है, टेक्टोस्टमी हम इसके लिए करना चाहते हैं जब ओडिमा होता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, निमोनाइटिस लंग एब्सिस हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, और जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हेमरेज। तो ये बातें जो है काफ़ी डिफरेंट और चेंज सी हैं कि इसके अंदर जो है निमोनाइटिस हो गया, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो गया, बड़े ही जो है ना ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हम इसको टॉन्सिलेक्टमी करके रिमूव कर लेते हैं ताकि दोबारा ना हो इसके अंदर। आगे जी है आपके रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस, ये आपने जो है रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस आपने जस्ट इतना रीड करना है। आगे हम बात करते हैं एक्यूट रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस। अच्छा, ये रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस जो है ना ये आपके ऑस्पी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑस्पी में जो है इसका अक्सर जो है ना वो एक्सरे दे देती है। सो जब मैंने ऑस्पी में एक्सरे करवाया उसमें सारा मेंशन किया हुआ, लेकिन बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पे आपको शायद कुछ अभी ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब नॉर्मल एक्सरे देखते हैं तो पता चलता है आपको कि ये वर्टिब्रीज हैं। वर्टिब्रीज के बिल्कुल आगे इतनी अच्छी खासी स्वेलिंग भी हुई है। ये स्वेलिंग ऐसे नॉर्मली नहीं होती, बिल्कुल थिन इस तरह से जो है ना वो आ रही होती है। एसोफेगस तो हमें वही नज़र आती है, लेकिन एसोफेगस के बिल्कुल पीछे जो है ना ये आपकी ट्रैकिया, फिर एसोफेगस आती है, एसोफेगस के पीछे जो है ना स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। वहाँ पे क्या होता है कि जो है ना इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ी स्वेलिंग हो जाती है, और यहाँ पे बैक्टीरिया होने की वजह से जो है ना हमें एयर भी नज़र आ रही होती है। सो ये आपका जो है ना ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उसके लिए डिवाइस को रीड कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस या प्रीवर्टिब्रल एब्सिस, ये आपने नहीं करना। आगे है पैराफ्रेंजियल एब्सिस। पैराफ्रेंजियल एब्सिस का जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, सो हम इसको दफ़ा देख लेते हैं। एक तो हमने पैराफ्रेंजियल एब्सिस की बात की कि ये कहाँ पे होता है, लेटरल फ्रेंजियल स्पेसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बात करनी है इसकी फर्दर। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्पेस होती है जो कि रेट्रोफ्रेंजियल होती है, ये डिवाइड होती है अंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। एक अंटीरियर कंपार्टमेंट होता है और एक जो है ना वो पोस्टीरियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टाइलर प्रोसेस मसल जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। पैराफ्रेंजियल स्पेस को हम होता है अंटीरियर कंपार्टमेंट में बता रहे हैं कि ये होता है रिलेटेड टू द टॉन्सिलर फोसा जो है ना उसका मीडियली होता है, और लेटरली जो उसका होता है टाइगोइड मसल। अपने ये होना है कि ये सपोज करें कि ये हमारा जो माउथ है, ये जो था हमारा टॉन्सिस था, यहाँ पे पहले इन्फेक्शन था। अब इन्फेक्शन जो थोड़ा सा और आप आगे चले जाएँ, पीछे की तरफ जाएँ, फेरेंस की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है ये। सो ये इसका अंटीरियर कंपार्टमेंट होता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो होता है ना आपका, उसमें क्या होते हैं, उसमें याद रखना है कि उसमें मेनली जो स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं, कैरोटिड आर्टरी आती है 9th 10th 11th 12th के नर्व्स भी इसके अंदर ट्रंक भी आ रहा है, बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे ये होता है। सो अब इसमें क्या होता है कि जो भी पार्ट इन्वॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ईटोलॉजी। ईटोलॉजी जो है इसके अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कोई इन्फेक्शन हो तो वो स्प्रेड कर जाएगा। सेकंड, इसके अंदर टीथ भी इंपॉर्टेंट है। डेंटल इन्फेक्शन जो है ना वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो मोलर टूथ होते हैं उसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा बिजोल एब्सिस जो है हमने कहा नेक पे जाता है वो भी कर सकता है। इसके अलावा बाकी इन्फेक्शन वगैरह होगी, कोई ट्रॉमा वगैरह होगी, वो भी इसके अंदर करवा सकता है। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा है प्रीवर्टिब्रल एब्सिस, ठीक है, वर्टिब्रल से बिल्कुल आगे की तरफ है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्सरे पे हमें, ठीक है, यहाँ पे एब्सिस है हमारा पैराफ्रेंजियल एब्सिस होता है। और हमने जब बात की थी दूसरे वाले एब्सिस की जो कि रेट्रोफ्रेंजियल था वो कहाँ पे था, उसकी जो स्वेलिंग थी वो नीचे यहाँ की तरफ थी, जबकि स्वेलिंग जो है वो अपर की तरफ होती है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है टंग मुँह से में नज़र आ रहा है, और ये कहाँ पर है, बिल्कुल पीछे की तरफ है आपका, ठीक है, मतलब आपके जो सॉफ्ट पैलेट है उससे पीछे की तरफ में फेरिंग्स की तरफ जो है ना वो नज़र आ रही है स्वेलिंग इसकी। सो आगे हम बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स कौन कौन से होते हैं। सो इसके फीचर जो होते हैं, हमें अंटीरियर कंपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व हो गया तो 3 फीचर होंगे। प्रोलैप्स ऑफ टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि टॉन्सिल जो है इसके प्रोलैप्स किए होते हैं, आगे की तरफ आए होते हैं,
प्रोलैप्स मतलब अब हमने बात की थी कौन सी में जो थे वो धंसे हुए थे, हमें नज़र नहीं आ रहे थे, इसमें जो है वो आगे की तरफ पुश हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रोलैप्स होते हैं टॉन्सिल फोसा भी, इसके अलावा ट्रिस्मस होता है, इसके अंदर स्पैज़म हो जाता है मीडियम टाइरोगॉइड मसल का, ट्रिस्मस हो जाता है, इसके अलावा एक्सटर्नल स्वेलिंग होती है, मतलब एंगल ऑफ जा के बिल्कुल बिहाइंड में स्वेलिंग मिल रही होती है। तो ये इसके हैं। अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा, वही होगा कि इसके अंदर जो है ना बल्ज मिलेगा हमें, बल्ज ऑफ फेस बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर। सेम ये वाली बात जो हमने तस्वीर देखी थी कि बिल्कुल ये पिलर है हमारा, पिलर के बिल्कुल पीछे में जो है ना वो स्वेलिंग मिल रही होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें नर्व्स थी सारी जो हमें जो पैरालिसिस हो जाएगी 9th की 10th की 11th की 12th की सब पता चली, सब की जो है ना हमें पैरालिसिस मिलेगी। और थर्ड जो है ना स्वेलिंग मिलेगी पैरोइड रीजन की मिलेगी। सो और बाकी थोड़ा बहुत जो है ट्रिस्मस वगैरह होगा तो हम इस तरह से इसको डायग्नोस कर लेते हैं। कोई भी स्वेलिंग जो बिहाइंड द पिलर, ठीक है, या फिर बिल्कुल पीछे की तरफ अगर है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा। अगर इसकी हम देखें ना सिनेरियो तो उसमें बताता है कि जो स्वेलिंग होती है वो स्प्रेड करती है लेटरली पोस्टीरियर टू द मिडल ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेनोक्लेडोमास्टोइड्स से पीछे जो है ना उसकी स्वेलिंग जा रही होती है। और इसके अलावा जो है ना स्वेलिंग ऐसी होती है जो कि पुश करती है टॉन्सिल, मतलब पुश मतलब आगे की तरफ मीडियली पुश करती है, हमें विजिबल होते हैं। और इसके अलावा फीवर, ओडेनोफेजिया, ट्रिस्मस वगैरह ये भी इसके अंदर जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। ओडेनोफेजिया हो गया, ट्रिस्मस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, टोटिकोलस हो गया, ये सारे इसमें आ रहे हैं। बाकी डायग्नोसिस वही है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि वो एडिमा हो सकता है, थर्मोफिलिबाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है हेरेटोफ्रेंजियल स्पेस के अंदर, और इसलिए मेडिस्टाइनम के अंदर स्प्रेड कर सकता है। माइकोटिक एन्यूरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि माइकोटिक एन्यूरिज्म इसके अंदर डेवलप कर सकता है। क्यों डेवलप करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे स्पेस के अंदर पोस्टिक स्पेस के अंदर कैरोटिड आर्टरी आ रही थी, तो उसकी जैसे उसका इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे जो है उसकी वॉल वीक हो जाएगी, वीक होने की वजह से जो है वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कैरोटिड ब्लो आउट विद मैसेज, हम मतलब वो अगर रैप्चर कर गई है आर्टरी तो वो भी करवा सकती है। इसके अलावा सिस्टमिक हम उसको एंटीबायोटिक दे देंगे, ड्रेनेज करवाएंगे एब्सेस का। बाकी वही है, ये आपने नहीं करना, बस आपने ये इसके अभी जो मैंने करवाए हैं आपने यही करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और जब एनुअल प्रूफ आएगा तभी आपने इसको लास्ट में यूट्यूब वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपने नहीं बोलने। अब इसमें दिया हुआ टेबल, आपकी मर्जी है करें तो कर लें, सब कुछ यही दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी आपका ट्यूमर्स ऑफ एडोफेज चैप्टर आपने नहीं करना, इसमें से कुछ खास नहीं आता होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ये जो है ना कार्सिनोमा ऑफ टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा, ये आपके ना वैसे सिलेबस में जो है ना वो लिखा हुआ है इसके बारे में कि आपने करना है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना आज तक कोई आया नहीं। बस याद कर लें कि इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है इसका। सो ये आपका जो है ना MCQ आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर जो है आपके ट्यूमर ऑफ हाइपोफेरिस इसमें आपने करना है जी 2 टॉपिक्स करने हैं इसके अंदर। एक करना है कार्सिनोमा पोस्ट क्लिनिकल रीजन करना है और एक और टॉपिक है। अब कार्सिनोमा पोस्ट क्लिनिकल रीजन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से भी। अब ये क्या होता है कि इसमें 30% जो होती है लेरेंजियोफेरेंजियल मैग्नेसी वो ये होती है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है, ये होती है प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम के साथ, जैसे हम कहते हैं पैटरसन ब्राउन कैले सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। उसमें और चीज़ क्या होती है इसमें, ये आपकी ENT में लास्ट चैप्टर वहाँ पे भी दिया हुआ है, बस यहाँ पे आप कर लें तैयार इसको। हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक अनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है ये, और ये मेनली किस में होता है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें ना स्प्रेड क्या होती है कि लोकल स्प्रेड का सपोज करेंगे, ये हमारा जो है क्रिकोइड 30 करोड़ के पीछे जो है ना वो पीछे की तरफ एक कैंसर बना है, सो वो इस तरह फैलेगा, ठीक है, इस तरह फैलता होता है और फैलता जो है पूरी इसको इन्वॉल्व कर लेता है। तो हम इसे कहते हैं कि एनुलर फैशन में ग्रो करता है और डिस्फेजिया करवाता होता है। लिम्फेटिक इन्वॉल्व हो सकते हैं, पैराट्रिकल लिम्फ नोड्स वगैरह। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं और अर्ली एज ऑफ 20s 30s में जो है ना ये इन्वॉल्व हो सकती है। उसके बाद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा इसको, और क्या मालन्यूट्रिशन होगी और वेट लॉस होगा इसका, वॉइस चेंज होगी, एफोनिया होगा इसको। और इसके अलावा अगर तो इसके अंदर जो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी है तो फिर जो है ना इसको जो है आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये आपने करना है इसके अंदर। डायग्नोसिस हम कर लेते होते हैं कि हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपका MCQs है कि लेरेंजियल कैपिटस जो कि नॉर्मली होती है इसके अंदर जो है ना वो लॉस हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं। बाकी हम लेटर सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ करवाते हैं नेक का और बेरियम स्वेलर करवाते हैं, तो उससे हम जो है इसको डायग्नोस कर लेते होते हैं। उसके बाद हम ये कैंसर है जैसे ट्रीट करते हैं, रेडिएशन से, रेडियोथेरेपी से हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपने करना है या आपने नहीं करना। आगे जो टॉपिक है वो आपने करना है फ्रिंजल पाउच करना है, ये आपका जो ना UQ आया है एक दफ़ा। इसमें है आपका ज़ेनकस डाइवर्टिकुलम, यहाँ पे पैथो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। जो हमने बात की थी 2 तरह के मसल्स की, एक थी हमारे ओब्लिक फाइबर्स थे इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का जिसमें थैराफ्रिंजिस था, और एक हमारा जो है ट्रांसवर्स फाइबर जिसे हम कहते हैं क्रिकोफ्रिंजिस कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एक ऐसा पॉइंट था जब बताया था मैंने आपको, जिसे हम कहते हैं क्लियर डेसिस कहते हैं। यहाँ से जो होती है अंदर फेरिंग्स की मिकोसा जो है वो बाहर निकल आती है, बाहर निकलने की वजह से हम कहते हैं ये पाउच बन जाती है, देखिए क्लियर डेसिस से वीक एरिया से, सो ये प्रॉब्लम करवा रही होती है। अब इसमें वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि मे भी यहाँ पर जो है इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन अगर होती है तो ये डेवलप कर जाता है, 60 ईयर्स के बाद तकरीबन ये होता है। हर्निएशन होती है मिड लाइन की तरफ, और इसके अलावा हमें उस फिगर्स के पीछे जो है कुछ ऐसे फील हो रहा था कुछ कोई चीज़ है। अगर फीचर की बात करें तो इसमें डिस्फेजिया होता है, बंदे प्रेजेंटेशन ये होती है कि उसको डिस्फेजिया होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो मिलेगी वो ये कि रात को जब वो सोता है तो उसका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल रहा होता है।
ठीक है, ये जो है आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसके अंदर। उसके बाद जो है पेशेंट जो है उसको नमूनिया हो सकता है, बाकी कॉम्प्लिकेशन मालनरिशमेंट हो सकती है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। डायग्नोसिस हमने कर ली इसकी बेरियम स्वेलो से। ट्रीटमेंट हमने इसकी क्या की कि हमने एक्सरसाइज कर दिया पाउच को, ठीक है, हमारे नोट में हमने ठीक कर ली। और डोल मैन प्रोसीजर होता है वो हम करते होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो एंडोस्कोपी लेजर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सो इसके अंदर जो है आपने यही करना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्नोरिंग एंड एपनिया की। इसमें यह है कि आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, स्नोरिंग क्या होती क्या है, और स्लीप एपनिया की भी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि हर साल जो है ना तकरीबन वैसे तो यूक्यूज़ में से काफ़ी कुछ आ जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके ना 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड से होते हैं। सो आप अगर सिर्फ डेफिनेशन रीड कर लें, एक दफ़ा डेफिनेशन देख लें, तो उससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा होता है। सो अगर स्लीप एपनिया क्या होता है कि जनाब रात को जो है ना वो सांस नहीं आता, ब्रीथिंग जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं, वो सेंट्रल भी हो सकती हैं, वो मिस भी हो सकती हैं। ये आपने एक दफ़ा कर लेना है कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस होती हैं इसके। और ट्रीटमेंट के जो है ना वो जस्ट एक दफ़ा नेम आपने जो है ना सिर्फ नेम अपने एक दफ़ा जो है ना वो आपने इसको रीड कर लें कि हमने लाइफस्टाइल चेंज करवानी है, उसकी पोजीशन थेरेपी करवानी है, उसकी टिकेंट और डिवाइसेस रखने हैं, कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर देना है, ये सारे अपने ट्रीटमेंट एक दफ़ा लास्ट में जो है ना वो देखने हैं। सर्जरी कैसे करेंगे, जो उसकी कोर्स होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको ट्रीट कर लेंगे। सो बस अपने यहीं तक करना है, इसको जस्ट रीड करना है, बेशक एनिमल बेशक आप ना करें। सो आपका कंप्लीट हो गया है फेरिंग्स।